लेकिन जुगल साहब मायावती को लोग दलित वोटर पसंद तो करता है ना। देखिए वो इतनी एक्टिव नहीं रही, अभी भी ठीक है परफॉर्मेंस में देखिए असर पड़ा, इसमें कोई डर, जब वो एक्टिव नहीं है 2022 में वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रही, और पहले क्योंकि अब पिछले कुछ दिनों से सक्रिय ना होने के बाद भी उनका कैडर वोट है नहीं, लेकिन कितना है आप 2007 में देखिए, फिर 2012 में देखिए, फिर 17 में देखिए, फिर 22 में देखिए। नहीं वो तो एक्टिव थी ना उस समय, तेजी से घटता जा रहा है। हाँ। और वो घटता गया कहाँ? देखिए जो आदमी कहता है, जो पार्टी कहती है, जो असलियत में आज बहुजन मूवमेंट को चलाने में और बहुजन की बात करने में जो व्यक्ति है वो बहुजन समाज का व्यक्ति भी है। वो कहता है सबका साथ सबका विकास, इसलिए आज उनका वोट वहां स्थिर हो गया जाकर के वहां से। लालजी साहब फिर आप फिर किस में संभावनाएं देखते हैं कि देखिए मायावती का उत्तराधिकारी आकाश आनंद नहीं होना चाहिए था, लालजी साहब किसी और पे दाव खेलना चाहिए था, कोई ऐसा अब बीएसपी के अंदर कोई ऐसा चर्चित चेहरा नजर आता नहीं है? नहीं, अब उनको ढूंढना चाहिए था। अभी बहुत आ रहा हूं जुगल जी, आपसे भी लूंगा पहले लालजी प्रसाद। देखिए जुगल किशोर जी बहुत प्यारी बात कह रहे थे। मायावती ने कोई दलित लीडरशिप पैदा ही नहीं होने दिया, और उनके यहाँ उन्होंने कांशीराम जी के मिशन को पूरी तरह उसका व्यापारीकरण करके अपने जो लीडर्स हैं उनको वसूली एजेंट बना दिया। जो मिशन से कालांतर में जो मिशन से जुड़े हुए लोग थे, जैसा कि जुगल भाई बता रहे थे, वे किनारे लगते चले गए, या तो उनको निकाल दिया है वो किनारे लग गए, या स्वतः चले गए। और जो लोग बचे हुए थे वसूली एजेंट, वे जब बाहर निकले तो सब समाजवादी पार्टी में चले गए जी। तो मायावती का मुख्य ध्येय यही था कि कोई भी दलित लीडर, देखिए वो दो चीजें करती थी। हम लोग अम्बेडकरी मूवमेंट से लगातार जुड़े हुए थे उत्तर प्रदेश में, उन्हें पसंद नहीं था कोई अम्बेडकर का नाम ले दूसरा उनके सिवा, और उन्हें पसंद नहीं तो था मौजूदा। ठीक है, आप कह रहे कि उन्होंने कोई नेता उभरने नहीं दिया, मैं आपकी बात ठीक है, लेकिन लालजी प्रसाद निर्मल जी अभी के जो ताजा हालात हैं उसमें फिर फिट कौन बैठ रहा है? अब कोई है नहीं उनके पास। बहुत सारे बड़े लीडर थे, चाहे मुस्लिम चेहरों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, इमरान मसूद हो, ये सब चले गए। अब देखिए यहाँ पर दानिश अली को भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहुत सारे और भी चेहरे हैं जिनका नाम लेना लंबी फहरिस्त हो जाएगी, लेकिन अब और कोई विकल्प क्या होता फिर? देखिए जो दलितों का एक बहुत बड़ा भाग भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान दिया, तमाम आर्थिक योजनाएं उनके लिए लागू की, खासकर से जो आपकी आवास योजना है, उज्ज्वला है, सौभाग्य योजना है, आयुष्मान भारत है, ये सब सारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में दलित। तो ये दलितों का बहुत बड़ा भाग भारतीय जनता पार्टी में चला गया, और जो वसूली एजेंट थे वे सब आज जाकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भ्रमित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, मुझे हंसी आती है जी। और सारे दलित समाज के लोग भी सवाल खड़ा करते हैं, जिस पार्टी ने आरक्षण का बिल फाड़ दिया पार्लियामेंट के भीतर, आज वो संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं। जिस अखिलेश यादव की पार्टी ने और उनके नेताओं ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे यहाँ लखनऊ में बने अंतरराज्यीय बस अड्डे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी बदली है। मैं इस पर एक राहुल भारती जी का एक रिएक्शन फिर आ रहा हूं। विजय उपाध्याय जी आपके पास आऊंगा। ये बात है, सही कह रहे हैं ये राहुल भारती जी, आप लोग आज आप अभी भी पीडीएफ फॉर्मूला गा रहे हैं, आप अभी दलितों की चिंता की बात कर रहे हैं। आपके ही रहते आपकी सरकार में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे ऐसे नाम, बहुत सारे ऐसे जिले जो दलित महापुरुषों के नाम पर मायावती रखे वो बदल दिए गए, और आप अब दलितों की चिंता जता रहे हैं जी। आज भी जता रहे हैं। मैं पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लालजी वर्मा जी को बीजेपी का प्रवक्ता कह के संबोधित करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अभी बात कर रहे हैं आकाश आनंद जी को लेके। मेरा आपसे कहना है, आज मायावती जी ने आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी बनाने का काम किया है। आज मान्यवर काशीराम साहब का पूरा परिवार पंजाब में मुंगागढ़ के अंदर आज मुफलिसी का शिकार है।
आज गरीबी का शिकार है, तो मायावती जी को उनके परिवार के लोगों को भी सम्मान करना चाहिए, उनके परिवार के लोगों को भी अपने साथ लाना चाहिए। तो आप तो दलितों के चिंतक बन रहे हैं, तो चले जाइए समाजवादी पार्टी के लोग, नहीं, मदद करें ना फिर। हम तो उनके साथ हैं। अरे अब अच्छा होगा, एक अच्छा मैसेज चला जाएगा, मैं तो सलाह दे रहा हूं आपको। लेकिन हमारा ये कहना है, जिस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने का काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया, अगर वो अपने समय में अपने परिवार को बढ़ाने का काम करते तो आज मायावती जी से ज्यादा ताकत काशीराम साहब के परिवार के पास होती। लेकिन आज वो लोग 10 बाई 10 के कमरे में अपना जीवन यापन करने का काम करते हैं, और मायावती जी अपने परिवार के एक आदमी, एक इंसान को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाने का काम करते हैं। दलित समाज भ्रमित नहीं होने वाला है। दलित समाज ने तय कर लिया। मैं लालजी वर्मा जी की बात को भी बड़ा करूंगा कि वो जो कह रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी के अंदर सारे दलित नेता क्यों गए, क्योंकि आज अखिलेश यादव जी पीडीए के फार्मूले पे दलितों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। उस बात का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप उस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि आपके राज में कितने यूनिवर्सिटीज के नाम बदले गए। देखिए, चलिए, नहीं, नाम बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी। लालजी निर्मल जी कुछ कह रहे हैं। लालजी निर्मल जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भदोही जो संत रविदास जी के नाम पे नगर बना था, संत रविदास जी से आपकी क्या दुश्मनी थी समाजवादियों की, जो संत रविदास का नाम हटा दिया? आपने कन्नौज मेडिकल कॉलेज से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा करके उनकी पट्टिका को जूते से कुचला। आपने वो अपमान क्यों किया? डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। हमने कभी बाबा साहब का अपमान करने का काम नहीं किया। आप गलत बात बोल रहे हैं। क्या आपने मानवर कांशीराम के नाम से एक उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना था, कांशीराम जी का नाम क्यों हटाया? आप दलितों के समर्थक बनते हैं, अंबेडकर के समर्थक बनते हैं। आपसे बड़ा दलित विरोधी, अंबेडकर विरोधी भारत की। ठीक है, राहुल बाती इसे जवाब ले लेता हूँ, रुकिए। आज अगर इस भारत के अंदर, हमारे आजाद भारत के अंदर कोई पीडीए के नाम में दलितों की हिस्सेदारी की बात कोई करता है तो अखिलेश यादव जी हैं। आज सारे राजनीतिक दल सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, परंतु अखिलेश यादव सिर्फ एक ऐसे नेता है जो दलितों की हिस्सेदारी की बात करते हैं। चलिए, अब दलित याद आ रहे हैं, अब दलित याद आ रहे हैं। यही एक बड़ी लड़ाई है। ठीक है, मैं लौटूंगा। विजय उपाध्याय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। एक मेरे मन में भी सवाल था, शायद आपने तभी सवाल उठाया। आकाश आनंद के अलावा फिर विकल्प क्या? कोई ऐसा चर्चित चेहरा नहीं, कम से कम एक ठप्पा तो है, मायावती का भतीजा है। पार्टी में नहीं, ठीक है, वो तो देखिए, हम लोग व्यक्तिवादी लोग हैं, मूर्ति पूजकों का देश है, परिवारों को हम लोग हमेशा सम्मान देते रहे। तो इस देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो परिवारवाद को बुरा नहीं मानती है, उसे एक्सेप्ट करती है। लेकिन उनमें योग्यता क्या है? क्या कोई किसी ने अपना विरासत अपने उत्तराधिकारी के, परिवार के उत्तराधिकारी को दिया, तो क्या उसे आगे बढ़ा पाएगा या उसे कमजोर करेगा? इस बात का विश्लेषण होना चाहिए। मैं इतना ही देखता हूं कि 5 साल में आकाश आनंद की जो उपलब्धियां हैं वो कहीं दिखाई नहीं देती। बुआ भतीजे की जोड़ी निश्चित तौर पे मंचों पे दिखाई देती रही, सोशल मीडिया में दिखाई देती रही, लेकिन बसपा के भीतर कोई बदलाव या बसपा के नुकसान, होते हुए नुकसान को रोक पाने का कोई फार्मूला इस नए युवा तुर्क नेता के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। तो हम इसे कैसे माने कि इनमें बहुत अच्छी योग्यता है? ठीक है, वक्त कालखंड तय करेगा कि इनमें और कितनी योग्यता है, क्योंकि अभी 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं और बहन जी ने कह दिया है कि हम अकेले लड़ेंगे, हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे, न इस गठबंधन में न उस गठबंधन में। बीएसपी उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते सत्ता बनाने वाली पार्टी है, लेकिन क्या कारण है कि उसके बाद इनके एक एक करके बड़े नेता पार्टी छोड़े हैं, पार्टी कमजोर हुई है। पार्टी का जो वोट परसेंटेज 2022 में आया 12.8 आया, क्यों ऐसा हुआ? इस पे आकाश आनंद ने क्या रणनीति बनाई है आगे के लिए? नहीं, लेकिन विजय उपाध्याय जी, अभी देखिए, अभी आपकी बात सही है, लेकिन विजय उपाध्याय जी, आप एक आकलन करेंगे कि मायावती जब से सत्ता से बाहर हुई बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रही, बावजूद उनके वोट घटा है, बहुत घटा है, 1 सीट पर सिमट गई, आप सोचिए। लेकिन बावजूद उसके आज भी दलित वोटरों में उनकी स्वीकार्यता है। देखिए, ये बात बार बार आप कह रहे हैं कि वो एक्टिव नहीं रही, तो वो एक्टिव नहीं रही तो इसमें जनता तो कारण है नहीं। बिल्कुल सही। ये तो कोई किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को एक्टिव होना चाहिए, अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए देखना चाहिए। यानी कि रणनीतिक तौर पे आपकी बात अगर हम मान लें तो रणनीतिक तौर पे वो एक्टिव नहीं रही ताकि पार्टी के वोट कम हो जाएं, इसका एक विश्लेषण ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं इसे नहीं करूंगा। मेरा ऐसा कहना है
कि जिस दलित विमर्श की बात हम लोग कर रहे हैं, ये एक तो अब वो दलित वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो उसमें ये काफी कुछ पढ़ लिख कर अब ये लोग समझदार सब लोग हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कांशीराम जी का और मायावती जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि स्वाभिमान, संघर्ष, शिक्षा, इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया, प्रतीकों को उन्होंने डेवलप किया और आज के दिन में एक सामान्य नागरिक के तौर पे इनको सभी के बराबर माना जाना चाहिए, इनको कमजोर नहीं माना चाहिए, क्योंकि कानूनी तौर पे ये मजबूत हैं, रिजर्वेशन के तौर पे मजबूत हैं, सामाजिक तौर पे भी मजबूत हैं, इनकी वोटों की संख्या के हिसाब से मजबूत है, इस पे भी कि जिसकी जितनी संख्या भरी। लेकिन ये जो जातियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट बनाया गया संविधान में, शेड्यूल्ड में जो कास्ट डाली गई, उस कास्ट की सब जातियों की अपनी राजनीतिक चेतना जागृत हुई। हर जाति अब अपने नेता को आगे बढ़ते देखना चाहती है, अपने बिरादरी के व्यक्ति को वोट करना चाहती है। एक अलग तरीके का राजनीतिक परिदृश्य उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए अब ये ग्रुप नहीं है, ये इंडिविजुअल सब इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे ये अन्य पिछड़ा वर्ग हो। विजय उपाध्याय जी, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। एक बड़ा